हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेते हैं। जो आपका 8वां क्वेश्चन था जिसमें मैंने वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंट को कवर किया था, वेस्ट बंगाल के लिए 1950 करोड़ की असिस्टेंट को कवर किया था। इसमें एक फैक्ट मैंने आपको गलत बोल दिया था कि हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। देखिए, मैंने वेस्ट बंगाल बोल दिया था कि वेस्ट बंगाल में बनेगा, हालांकि वेस्ट बंगाल में तो हुबली है ही नहीं, वहाँ तो हुबली है। तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म होगा और ये है कर्नाटक में, आप याद रखिएगा। बाकी मैंने लेंथ आपको बता दी थी 1400 मीटर है। तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म होगा जो कि कर्नाटक में बनेगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने TED-BF प्रोग्राम के लिए 13,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया है? रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। इन्होंने TED-BF प्रोग्राम यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का। इसमें देखिए, इंडियन नेवी के लिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से आसानी से उड़ान भर सकें। तो आप याद रखिएगा, TED-BF प्रोग्राम यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम है ये, और इसका पहले नाम था तेजस मार्क 2। इसके लिए रिसेंटली फंड एलोकेट कर दिया गया है 13,000 करोड़। इन एयरक्राफ्ट को बनाएगी कौन? तो ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पहले 4 प्रोटोटाइप मॉडल बनाएगी और अप्रूवल मिलने के बाद HAL इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो आप याद रखिएगा, TED-BF प्रोग्राम है इंडियन नेवी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ICGS कनकलता बरुआ ये 5th और अंतिम फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है जिसको GRSE द्वारा बनाया गया है। आपको बताना है GRSE कहाँ स्थित है। तो GRSE डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, आप याद रखिएगा। ये कोलकाता में स्थित है। GRSE का फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अभी तक इन्होंने 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ICG के लिए। देखिए, इससे पहले INS प्रियदर्शनी बना चुके हैं और इसके अलावा आपका रानी बेसेंट बना चुके हैं और अमृत कौर नाम से भी ICGS फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स बना चुके हैं। ये अंतिम है आपका कनकलता बरुआ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है GRSE के द्वारा, जो कि कोलकाता में है। बात करते हैं ICJ यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की। देखिए, स्थापना हुई थी 1978 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो आप रखिएगा वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट है इसका मोटो, और डायरेक्टर जनरल है के नटराजन यानी कृष्ण स्वामी नटराजन। तो आप रखिएगा, GRSE ने ICGS कनकलता बरुआ बनाया है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है और इस सीरीज़ का 5वां और अंतिम वेसल है, आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो रिसेंटली जो हमारे वाइस एडमिरल हैं अतुल कुमार जैन, इन्होंने विशाखापट्टनम में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया। इसकी शॉर्ट फॉर्म है DSRV। अभी तक ये मुंबई में पहले से स्थित था, अब ईस्टर्न कोस्ट पे यानी विशाखापट्टनम में भी स्थित हो गया है। देखिए, जो आपका कॉम्प्लेक्स है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर UK से लाई गई सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स तैनात होंगी और जब कोई सबमरीन समुद्र में डूबने लगेगी तो इनको रेस्क्यू करने में हेल्प करेंगी। तो इंडिया जो है उन चंद कंट्रीज़ में है जहाँ पर सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स हैं उसके पास, और UK से मंगाई है इंडिया ने। अब इनको ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों जगह जो है तैनात किया जाएगा। आप याद रखिएगा, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रीजनल सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक क्या होगी? तो कोविड-19 रीजनल सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक होगी 56। देखिए, डीप नॉलेज ग्रुप करके एक संस्था है, उन्होंने कोविड-19 केसेस के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें इंडिया का स्कोर है 532 और इस हिसाब से इंडिया की रैंक बनती है 56। देखिए, जो भी कंट्री मैक्सिमम प्रभावित होने वाली हैं उनको बॉटम की तरफ रखा गया है, और जो कंट्रीज़ अब या तो निकल चुकी हैं या मिनिमम प्रभावित होंगी उनको टॉप की तरफ रखा गया है। तो इस कोविड-19 रीजनल सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट को टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, 752 स्कोर है। सेकंड नंबर पे आपका जर्मनी है और थर्ड नंबर पे इजराइल, यानी कि अब ये कंट्रीज़ सबसे कम प्रभावित होंगी। टोटल 4 टीयर्स में इन्होंने 200 कंट्रीज़ को डिवाइड किया है। इंडिया 3rd टीयर में है, आप याद रखिएगा। तो कोविड-19 रीजनल सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट जिसको डीप नॉलेज ग्रुप ने प्रिपेयर किया है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गार्गो इंटरनेशनल का एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुआ है? तो गार्गो इंटरनेशनल ने अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है सोनू सूद जी को, आप याद रखिएगा। गार्गो इंटरनेशनल न्यू दिल्ली स्थित एक लुब्रिकेंट कंपनी है, इन्होंने सोनू सूद को अपना एम्बेसडर बना दिया है। बात क्या है, जो इस समय ह्यूमैनिटी रिलेटेड कैंपेन चल रहे हैं सोनू सूद के, जैसा आपका घर भेजो कैंपेन चल रहा है या खाना चाहिए इनिशिएटिव चल रहा है सोनू सूद का। इसके अलावा मैं बता दूं आपको,
सोनू सूद के पिताजी हैं, इन्होंने शक्ति आनंदम नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें पर डे ये 45,000 लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। उसको भी कैंपेन को रन कर रहे हैं सोनू सूद जी। तो इन सबको देखते हुए गार्गो इंटरनेशनल ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप देखिएगा, गार्गो इंटरनेशनल ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए ITI नांगल यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नांगल पंजाब में जो स्थित है, उसने किस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के साथ या अंडरटेकिंग के साथ टाई अप किया है? तो रिसेंटली ITI नांगल ने NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है, जो नांगल यानी पंजाब क्षेत्र में जितनी भी ITIs हैं वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। किस पर्पज़ से? जो हैवी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जॉब दिलाने के पर्पज़ से जितनी भी ITIs हैं उनमें 12 यानी 12 ट्रेड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा। तो ITI नांगल और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बीच ये टाई अप हुआ है, आप रखिएगा। बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि VN दत्ता, वीरेंद्र नाथ दत्ता NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा बात करें NFL की, तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ये कार्य करती है। DV सदानंद गौड़ा उसके मिनिस्टर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है NFL का? तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कहीं एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके टोटल प्लांट कितने हैं। देखिए, सेकेंड फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनी है आपकी NFL। इसके इंडिया में टोटल 5 प्लांट्स हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे निकुरुंजिजा, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री के सर्विंग प्रेसिडेंट थे। वर्तमान में ये प्रेसिडेंट थे बुरुंडी के। तो आप देखिएगा, बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे पियरे निकुरुंजिजा। इनका निधन हो गया रिसेंटली। कहा जा रहा है हार्ट अटैक से, हालांकि बाद में जब रिपोर्ट आई तो ये कोविड पॉजिटिव भी निकले। तो आप देखिएगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बताया था, उसमें लास्ट रैंक बुरुंडी की थी। आप ये भी याद रखिएगा, 180th रैंक थी बुरुंडी की इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? तो गीतेगा है बुरुंडी की कैपिटल। और बुरुंडिस फ्रैंक यहाँ की करेंसी यहाँ पे देखिएगा। इसके अलावा ये आप नीचे जो देख रहे हैं शख्स, इनका नाम है जगेश मुकाती जी। 47 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया मुंबई में। इनका जन्म भी मुंबई में हुआ था, हालांकि गुजरात में रहते थे। और कई सारे TV सीरियल्स और मूवीज़ में आए थे। जो 1999 में एक मूवी आई थी आमिर खान की, मन मूवी, उसमें भी इन्होंने काम किया था। देखिए, इनका जो है अस्थमा अटैक के कारण निधन हो गया। और इनका कोविड-19 चेकअप भी किया गया, हालांकि वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। तो आप देखिएगा, आपके TV एक्टर जगन मुकाती जी का निधन हो गया। ये जो है मुंबई से बिलोंग करते थे। और पियरे निकुरुंजिजा, इनका भी निधन हो गया, ये बुरुंडी से बिलोंग करते थे। तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक लायन सेंसस जो रिसेंटली कंडक्ट करवाए गए, आपको बताना है एशियाटिक लायन सेंसस की पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो टोटल 151 की पॉपुलेशन बढ़ी है आपकी एशियाटिक लायन सेंसस की। पहले 2015 में कितने थे? तो 523 थे, यानी 523। इस बार बढ़कर हो गए हैं 674। तो आप देखिएगा, 674 एशियाटिक लॉयंस अवेलेबल है इंडिया में। और इंडिया में सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। आप देखिएगा, एशियाटिक लॉयन सेंसस देखिए हर बार जो है 5 वर्ष पे कंडक्ट करवाया जाता है। इसके पहले 2015 में हुए थे। और ये जो है आंकड़ा आपका 2020 के लिए जारी किया गया है। मार्च में ही जारी होने वाला था आंकड़ा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। अब 5 जून को, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाले दिन, ये आंकड़ा जारी किया गया है। आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कितने मेल्स बढ़े हैं, कितने फीमेल्स बढ़े हैं। सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह डाटा जारी किया है। यहाँ पे देखिएगा, एशियाटिक लॉयन सेंसस हर 5 वर्ष में होता है। तो इसके अलावा कुछ और सेंसस हैं, यहाँ पे देखिएगा। एशियाटिक लॉयंस और एलिफेंट का सेंसस हर 5 वर्ष पे होता है, लेकिन टाइगर का सेंसस 4 वर्ष पे होता है। पहली बार एशियाटिक लॉयन का जो सेंसस हुआ था वो 1935 में हुआ था। जूनागढ़ के महाराज ने करवाया था। 1936 में हुआ था, जूनागढ़ के महाराज द्वारा करवाया गया था। हालांकि 1965 से ये लगातार रेगुलरली हो रहा है 5 वर्ष पर। इस बार जो है 12वां सेंसस था। तो आप ये भी याद रखेंगे। और संख्या कितनी हो गई है? टोटल 674 हो गई है। लास्ट टाइम 523 थी। अगर परसेंटेज की बात करें तो 29% की ग्रोथ देखी गई है एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन में। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ट्रायंगल डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 9 जून को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 2012 में टोटल 6 कंट्रीज़ ने मिलकर कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इन 6 कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ओशन डे के नेक्स्ट डे, यानी वर्ल्ड ओशन डे 8 जून के नेक्स्ट डे कोरल ट्रायंगल डे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आप देखिएगा, कोरल ट्रायंगल डे 9 जून। बात करते हैं 6 जून को क्या था आपका? तो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे और वर्ल्ड पेस्ट डे था आपका 6 जून को। 7 जून को था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। बाद में 8 जून को आपका वर्ल्ड ओशन डे हुआ और उसी के अगले दिन कोरल ट्रायंगल डे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली गोदरेज ग्रुप की एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट की गई हैं? तो आप देखिएगा निशा गोदरेज जी। इनका दूसरा नाम है निसाबा गोदरेज। ये जो है गोदरेज ग्रुप की एमडी एंड सीईओ अपॉइंट की गई हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो निशा गोदरेज ने ली है विवेक गंभीर जी की जगह। इन्होंने रिजाइन कर दिया था विवेक गंभीर जी, तो अब निशा गोदरेज गोदरेज ग्रुप की नई एमडी एंड सीईओ होंगी। गोदरेज ग्रुप की बात करें तो 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है गोदरेज ग्रुप के? तो आदि गोदरेज। आदि गोदरेज इनके चेयरपर्सन हैं और इन्हीं की पुत्री हैं निशा गोदरेज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी स्कीम ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने पंचवटी स्कीम रन की है। पर्पस क्या है? इसमें मनरेगा के तहत यानी नरेगा के तहत जो भी पार्क और गार्डन्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, ताकि जो हिमाचल प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पर योगा और व्यायाम जैसी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो आप देखिएगा पंचवटी स्कीम हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क बनाए जाएंगे मनरेगा के अंतर्गत। इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पार्क भी डेवलप हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश इस समय कई बातों से चर्चा में है। जैसे निगाह स्कीम लॉन्च की थी। देखिए निगाह स्कीम है ये, निगाह ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने और निगाह स्कीम लॉन्च की थी आपके हिमाचल प्रदेश ने। हालांकि वो निगाह ऐप था लेकिन लोग निगाह कहते हैं। तो आप देखिएगा निगाह स्कीम लॉन्च की थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। पर्पस क्या था? कोविड-19 जो पेशेंट थे उनको ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम भी लॉन्च की गई थी आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम है जयराम ठाकुर जी। गवर्नर याद रखिएगा बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। और हिमाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले बैम्बू पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो अब ये इंपोर्ट ड्यूटी 25% हो गई। पहले ये 10% थी, यानी टोटल जो है 15% का इंक्रीज़ देखा गया है। तो अब इंपोर्ट ड्यूटी अगरबत्ती के लिए मंगाए जाने वाले बैम्बूज पर कितनी लगेगी? 25% लगेगी। तो आप देखिएगा इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी इसको लगाया किसने है? तो CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इन्होंने बैम्बू इंपोर्ट पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। आप देखिएगा CBIC इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले ही इन्होंने बेंगलुरु और चेन्नई के लिए तुरंत कस्टम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था फास्टर कस्टम क्लियरेंस देने के लिए। तो तुरंत कस्टम प्रोग्राम बेंगलुरु और चेन्नई में आपके CBIC ने लॉन्च किया था। CBIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है CBIC के? तो M अजीत कुमार जी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नासा के डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को। इंडिया के एंटरप्रेन्योर हैं रंजीत कुमार जी। पिछले 20 वर्षों से नासा के साथ कार्य करते थे। 30 वर्षों से नासा के साथ कार्यरत थे। अब इनको नासा के डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको डेवलप करने में रंजीत कुमार जी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो नासा के डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल यानी विशिष्ट सेवा मेडल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आप देखिएगा नासा की बात करें तो कुछ दिन पहले ही नासा ने के 1649 यानी 1649 सी नाम का एक अर्थ साइज एक्सो प्लानट खोजा था। तो कैपलर 1649 सी नाम का एक अर्थ साइज एक्सो प्लानट खोजा था। इसके अलावा आपको पता है नासा ने सोलर मिशन लॉन्च किया है सनराइज नाम का। तो आप ये भी याद रखिएगा। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। इसके जो फाउंडर कौन थे? तो ड्वाइट टी आइजनहावर। ड्वाइट टी आइजनहावर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया आने वाले ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ड्वाइट टी आइजनहावर। वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो जिम ब्रिडेस्टाइन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नासा के फुल फॉर्म में बताना भूल गया आपको, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन है स्पेस और चैलेंजर डीप दोनों जगह पर जाने वाली वर्ल्ड की पहली वुमेन कौन हो गई हैं? तो ऐसी वुमेन जो स्पेस और चैलेंजर डीप यानी मरियाना ट्रंच दोनों जगह पर जा चुकी हैं वो पहली वुमेन हैं कैथी सुल्लिवन जी। ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। देखिए स्पेस वॉक करने वाली ये अमेरिका की फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट थी। हालांकि अगर बात करें मरियाना ट्रेंच पर जाने वाली तो ये वर्ल्ड की पहली फीमेल कैंडिडेट हैं कैथी सुल्लिवन जी जो मरियाना ट्रेंच पर पहुंची हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 8वीं पर्सन हैं वर्ल्ड की जो मरियाना ट्रेंच पर पहुंची हैं। पहले व्यक्ति कौन थे जो मरियाना ट्रेंच गए थे? ये हैं जैक्वस पिकर्ड। ये मरियाना ट्रेंच पर डाइव करने वाले पहले पर्सन थे वर्ल्ड के। तो आप याद रखिएगा ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं और अमेरिका इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो एयरफोर्स है उसके चीफ बन गए हैं पहली बार किसी अमेरिकन मूल के पर्सन उसके चीफ बने हैं जिनका नाम है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। तो आप देखिएगा चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकन एयरफोर्स के चीफ बनने वाले फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन है या अफ्रीकन अमेरिकन मूल के पर्सन हैं। क्यों इनको अमेरिकन एयरफोर्स का चीफ बनाया गया है? आप सभी को पता है कि आई कांट ब्रीथ कैंपेन चल रहा था रेसिज्म के खिलाफ अमेरिका में। बाद में वो
ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट में बदल गया था। तो इन सबको देखते हुए अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स का चीफ बना दिया है चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। आप देखिएगा ये अफ्रीकन अमेरिकन मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद इकबाल वानी रिसेंटली इंडिया के किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो जावेद इकबाल वानी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आप देखिएगा ये गीता मित्तल जी की जगह लेंगे। ये जावेद इकबाल वानी इतने दिनों से जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में वकील की पोजीशन पे थे, अब इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो आप लिखिएगा। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर स्थापना हुई थी और उसी के साथ लद्दाख की भी। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दाचीगाम नेशनल पार्क जो हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, हंगुल डियर उसके लिए फेमस है, वो भी कश्मीर में यहाँ पे रखिएगा। तो जावेद इकबाल वानी अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन लाइसेंस ये एक शॉर्ट स्टोरी सीरीज़ है, किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो शोभा डे के द्वारा लॉकडाउन लाइसेंस नाम की एक सीरीज़ लिखी जा रही है। आप देखिएगा शॉर्ट स्टोरी सीरीज़ है, तो इसकी पहली स्टोरी का नाम क्या है? लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज़। तो आप देखिएगा लिविंग एंड अदर स्टोरीज़ ये लॉकडाउन लाइसेंस शॉर्ट स्टोरीज़ का एक पार्ट है, इसे शोभा डे के द्वारा लिखा जा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन आप याद रखिएगा, इसको PDF में मैंने लिया नहीं था तो आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। मेघा मजुमदार, इनकी इस समय एक बुक बहुत चर्चा में है, आ बर्निंग करके एक नॉवेल है मेघा मजुमदार जी की, वो भी बहुत चर्चा में है। तो आ बर्निंग नॉवेल किसने लिखी है? मेघा मजुमदार जी ने। ये PDF में अवेलेबल नहीं है, आपको इसको यही नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री में 56 स्कूल के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया है? तो इंडिया ने कहा है कि वो नेपाल में 56 स्कूल जो डैमेज हो गए थे अर्थक्वेक के कारण उनको रिकन्स्ट्रक्ट करेगी। अब आप याद रखेंगे नेपाल से इस समय विवाद चल रहा है इंडिया का, और 3 प्लेसेस को लेकर, लिम्पियाधुरा और ये आपका काला पानी है, और तीसरा है लिपुलेख पास। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था राजनाथ सिंह जी ने 80 किलोमीटर हाईवे जो लिपुलेख और धारचूला के बीच में बना था उसका इनॉग्रेशन किया था। तभी से नेपाल ने उसका विरोध किया था। हालांकि इंडिया इतना ज़्यादा जो है नेपाल के अगेंस्ट नहीं रहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि नेपाल में जो अर्थक्वेक से 56 यानी 56 स्कूल डैमेज हो गए थे उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। और रिकन्स्ट्रक्शन का काम देखेगा कौन? इंडिया की एम्बेसी देखेगी जो नेपाल में है। इस समय इंडिया के एम्बेसडर कौन है नेपाल में? तो विनय मोहन क्वात्रा जी वहाँ के एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर हैं नेपाल में, यहाँ पे देखिएगा। और जो विरोध कर रहे हैं नेपाल के PM, उनका नाम क्या है? KP शर्मा ओली जी। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो प्रो चाइना है। आप देखिएगा KP शर्मा ओली जी, इसीलिए इन 3 क्षेत्रों को लेकर विवाद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशिया रीजन में इकोनॉमीज़ के स्पीडी रिकवरी के लिए 8 लोगों का हाई लेवल पैनल बनाया गया है, किसके द्वारा? तो रिसेंटली ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साउथ एशिया रीजन में देखिए लॉकडाउन के बाद जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ की स्पीडी रिकवरी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 लोगों का हाई लेवल पैनल बनाया है। इसमें इंडिया से सिर्फ एक पर्सन इंक्लूड किए गए, उनका नाम है रघु राम राजन। तो आप देखिएगा रघु राम राजन जी ADB के 8 मेंबर पैनल के मेंबर हैं, आप देखिएगा। और इस मेंबर पैनल की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ADB के वाइस प्रेसिडेंट अहमद M सईद इस 8 मेंबर के हाई लेवल पैनल की अध्यक्षता करेंगे। और ये पैनल सजेस्ट किया करेगा कि लॉकडाउन के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि स्पीडी रिकवरी हो सके इकोनॉमीज़ की। तो आप देखिएगा ADB ने 8 लोगों का हाई लेवल पैनल बनाया है कंट्रीज़ की स्पीडी रिकवरीज़ के लिए लॉकडाउन के बाद। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 68 मेंबर हैं, यहाँ पे देखिएगा ADB में। और इसके जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका नाम याद रखिएगा, जापान से बिलोंग करते हैं, मसत्सुगु अशिकावा। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन हैं, आप सभी ने इनका जवाब दिया था और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।